ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शो को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी ही शादी से भाग रही होती है बिकॉज यहाँ पर उसे उस पर्सन के साथ शादी नहीं करनी थी एंड उसकी एंटायर फैमिली उसे ढूंढ रही होती है। जहाँ पर शो होटल लॉबी में यहाँ वहाँ भाग रही थी एंड यहाँ पर वो इतनी स्मार्ट होती है कि उसी लॉबी एरिया में वो ऑयल गिरा देती है जिस वजह से यहाँ पर फिसल कर उसके मॉम डैड और उसकी सिस्टर गिर जाते हैं और उसका पीछा पीछे ही छोड़ देते हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो दूसरा चली तो जाती है लेकिन उसके मॉम डैड सभी गार्ड्स को उसे पीछे भेज देते हैं। वही दूसरा यहाँ पर देखते हैं हमारे चांद को जो कि हमारा मेड लेट होता है एंड ग्रैंडमा चांद से कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आज तुम यहाँ पर ये शादी कर रहोगी। वही दूसरा जब वो जा रहा था तब यहाँ पर उसकी टकरार शो से हो जाती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे लेकिन इतने में यहाँ पर गार्ड्स की आवाज आती है जहाँ पर वो उससे हेल्प मांगने लग जाती है। वैसे हैंडसम बॉय बुलाते हुए वो उसकी पॉकेट में नोट भी रख देती है ताकि यहाँ पर इस हेल्प के बदले वो उसे पैसे से कंपेंसेट कर सके। गार्ड्स उन्हीं की ओर बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर शो किस करना शुरू करती है तो वो गार्ड्स वहीं पर रुक जाते हैं जहाँ पर उन्हें उन दोनों कपल्स का फेस नजर भी नहीं आ रहा था। पर दूसरे यहाँ पर चांद शो को लेकर कमरे के अंदर आ जाता है। शो थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है बट वो उसे रोकने लग जाता है। कहता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, तुमने मुझे यहाँ पे बहुत कम पैसे दिए हैं। शो कहते कि देखो लालची मत बनो, जितना दिया है उतने में ही खुश रहो। बट वो कहता है कि नहीं, अगर मेरे टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए और अगर किस को देखा जाए तो फिर मुझे यहाँ पर डबल पैसे मिलने चाहिए। तुमने जो दिया है वो तो 1% भी नहीं है। शो कहते कि आजकल के लोगों को तो यहाँ पर पैसों की वैल्यू है ही नहीं, तुम्हें तो मुझे इतने भी पैसे नहीं देने चाहिए थे। और रही बात यहाँ पर उस किस की, तो तुमने भी तो यहाँ पर मुझे किस बैक किया था। जिसके बाद में वहाँ से जाने लगती है बट गार्ड्स अभी भी यहाँ वहाँ हर एक फ्लोर पर थे उसे ढूंढने के लिए। तब वो उसे सॉरी बोलते हुए वापस अंदर की ओर आ जाती है ये कहते हुए कि कुछ समय यहाँ पर उसे उधर ही रुकना चाहिए वरना अगर वो बाहर गई तो वो लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। चांद यहाँ पर कहने लग जाते कि नहीं तो तुमने अभी अभी यहाँ पर मुझे रोड पसंद कहा था। वो उसे कहते कि देखो तुम इतने हैंडसम हो और मैं इतनी प्रिटी हूँ, हमें एक दूसरे के यहाँ पर मदद तो करनी चाहिए। और यहाँ पर डेजी को देख लेती है यानी कि अपनी सिस्टर को, तो तुरंत यहाँ पर अंदर की ओर भागने लग जाती है। तब यहाँ पर वो उसे सारे पैसे देने के लिए रेडी थी बट यहाँ पर चांद पैसे को बढ़ा देता है बिकॉज अब वो यहाँ पर कुछ समय के लिए अंदर रहेगी, यहाँ की चीज़ों को यूज़ करेगी तो उसका भी तो पेमेंट यहाँ पर शो को करना होगा। जहाँ पर वो उसे प्राइस बढ़ाकर बता रहा था एंड एडिशनली यहाँ पर वो उसे हैंडलिंग चार्जेस भी चार्ज कर रहा था बिकॉज अगर कोई सिचुएशन आज टपकती है तो हैंडल तो यहाँ पर चांद को ही करना पड़ेगा। शो यहाँ पर पे करने जा रही थी लेकिन उसका बैलेंस इनसफिशिएंट था। तब यहाँ पर वो उसे प्लीज करते कि वो उसे बाद में जरूर पे कर देगी बट चांद यहाँ पर इस चीज के लिए मना कर देता है। तब यहाँ पर वो उसे कहते कि क्यों ना हम यहाँ पर इसे इंस्टॉलमेंट में भर ले, तुम चाहो तो मैं यहाँ पर एक एग्रीमेंट भी लिख सकती हूँ। इतने में यहाँ पर चांद को घर से कॉल आता है जहाँ पर असिस्टेंट बता रहा था कि अगर मिस्टर ही चैन आज आपकी शादी आप तोड़ते हैं तो ग्रैंडमा ने यहाँ पर कह दिया है कि वो यहाँ पर अपनी जान गवा बैठेंगी अगर आप सचमुच ग्रैंड डॉटर इन लॉ को नहीं लेकर आएंगे। चांद यहाँ पर समझ जाता है कि इसकी ग्रैंडमा यहाँ पर इन सिचुएशंस को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही है एंड यहाँ पर चांद वही पसंद था जिस पर्सन के साथ में यहाँ पर शो की शादी होने वाली थी। इतने में यहाँ पर वो उसे कह रहा था कि मेरे पास एक रास्ता है जिस तरीके से तुम यहाँ पर डेब्ट्स को पे कर सकते हो बिना कुछ दिए एंड यहाँ पर वो उसे शादी करने के लिए कह रहा होता है जिसे सुनते ही यहाँ पर शो हैरान हो जाती है बिकॉज वो शादी से ही भाग रही है तो अब वो यहाँ पर शादी कैसे कर सकती है। जिसके बाद यहाँ पर दोनों के दोनों शादी कर ही लेते हैं एंड यहाँ पर शो को अपने आप पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि यहाँ पर उसने उन चंद से पैसों को लौटाने के लिए शादी कर ली है। इतने में यहाँ पर चांद उसे 1 मिलियन का कार्ड देता है जिसे देखते ही यहाँ पर शो तो बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोलती है और वो 1 मिलियन का कार्ड यहाँ पर उसकी पॉकेट मनी थी। वही दूसरे यहाँ पर वो अपनी कार की कीज बाहर निकालता है जिसे देखकर तो यहाँ पर शो और खुश हो जाती है कि जरूर यहाँ पर अब मेरी लॉटरी लग गई है। तो इतने में यहाँ पर चांद अपनी व्हीकल लेकर आता है जो कि यहाँ पर एक नॉर्मल सा स्कूटर होता है। शो वो सब कुछ देखते ही उसे कहते कि पक्का ये तुम्हारी है। वो कहता है कि तुम्हें क्या मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ही रिच लगता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वही स्कूटर पर बैठकर वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास जहाँ पर चांद उन दोनों को अपना सर्टिफिकेट दिखाने लग जाता है यानी कि शो की और उसकी मैरिज सर्टिफिकेट, जहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत खुश होते हैं।
तब तो यहाँ पर चांद समझ जाता है कि अब यहाँ पर उसके सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा से याद दिलाते कि सारे टास्क नहीं हुए हैं, अभी भी यहाँ पर मुझे ग्रेट ग्रैंडसन देना बचा है, जो कि यहाँ पर तुम्हारा मेजर टास्क है और तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। ये सुनते ही यहाँ पर चान और शो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। एंड ग्रैंडमा और ग्रैंडपा अपने डिसीजन से एकदम श्योर थे, जहाँ पर वो लोग उनसे कहते कि हमने तुम्हारे लिए यहाँ पर अंदर ढेर सारे गिफ्ट्स रखे और अब टाइम आ गया जहाँ पर तुम्हें आराम करना चाहिए। जहाँ पर वो उन्हें खींच कर बेडरूम तक ले चले जाते हैं और उसी बेडरूम को बंद कर देते हैं। सू यहाँ पर बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है एंड यहाँ पर वो चांद को बता रही थी। बाद में अंदर जाकर यहाँ पर वो लोग कबर्ड को ओपन करते अपने गिफ्ट देखने के लिए, जहाँ पर ढेर सारी मोती की मालाएं गिर रही थी। कबर्ड इतना ज़्यादा भर चुका था। शू कहते कि मुझे पता चल चुका है तुम हो कौन। तब यहाँ पर चांद नर्वस हो जाता है, उसे डर लगने लगता है कि सचमुच यहाँ पर सू ने उसे पहचान न लिया हो। और यहाँ पर शू पूरे घर को नोटिस कर रही थी, जहाँ पर घर तो एकदम सिंपलिस्टिक घर था, तो फिर इतने सिंपल वाले घर में इतने सारे रूबी की चीज़ें, मोती की चीज़ें कैसे हो सकती है। तो वो उसे कहते कि पक्का नहीं तुम्हारी फैमिली को बिलोंग करता है, ना कि तुम यहाँ पर इसे चोरी कर आए हो या फिर किसी से ठग कर आए हो। भाई दूसरे यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। असल में यहाँ पर ये मेरे मॉम डैड का या ग्रैंडपा का नहीं है, उनके भी ग्रेट ग्रैंडपा का है और उनके भी ग्रैंडपा का है। इस वजह से यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें अभी तक संभाल कर रखी हुई है। हमने में इनमें से कोई भी चीज़ नहीं चोरी की है और ना ही हम कभी करेंगे। हम ऐसी तो फैमिली से नहीं बिलोंग करते। तब वहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा आ जाते हैं चुपके से उन्हें देखने के लिए। एंड यहाँ पर छान सू को बेड पर लटाकर उससे कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने लग जाता है। उस समय यहाँ पर सू उसे ऐसा कुछ करने से मना कर रही थी, जिस चीज़ की वजह से यहाँ पर दोनों को रिग्रेट हो। तब यहाँ पर छान बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा देख रहे हैं, तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर मेरे साथ एक्टिंग करनी पड़ेगी, जहाँ पर वो दोनों ऐसा एक्ट कर रहे होते हैं कि जैसे दोनों बहुत क्लोज हो। एंड बाद में यहाँ पर फेक किसिंग करना शुरू हो जाती है, पर फिर भी यहाँ पर उन दोनों को डाउट हो रहा था कि लगता है यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा आगे बढ़ेंगी नहीं। लेकिन यहाँ पर छान और शो मिलकर ढेर सारा ड्रामा क्रिएट करते, जहाँ पर उन दोनों को लगता है कि शायद सिंधी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो वो लोग वहाँ से चले जाते। छान यहाँ पर शो को वार्निंग देता है कि ध्यान रहे, तुम जितना मेरे मसल्स को टच करोगे उतना मैं यहाँ पर चार्जेस बढ़ाते जाऊँगा। तब यहाँ पर वो उसे धक्का मारकर नीचे गीचे कर देती है एंड कहते कि तुम और मुझे चार्जेस लगाओगे, तुम्हारा क्या, तुम भी तो यहाँ पर मेरा यूज़ ही कर रहे हो, क्या मैं उसके लिए यहाँ पर तुम्हारे साथ चार्जेस नहीं लगा सकती। छान बोलता है बात तो सही है, लेकिन फ़िलहाल ये कोई समय नहीं है इस बात को डिस्कस करने का, तुम जाओ जाकर आराम करो। और ये बात यहाँ पर एक ही कमरे में सोने की, तो तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफ़ा पर सो जाऊँगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती, जहाँ पर मॉर्निंग होते ही रैनन सबसे पहले ये चीज़ चेक करती है कि उससे कपड़े भी पहन रखे हैं या फिर नहीं। वो ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पर छान उसके साथ सेम कमरे में जो रहता है। छान उसे कहते हैं कि मैं इतना भी बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ जहाँ पर मैं लड़की की कंसेंट के बिना ही यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँ। लगता तुमने यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गलतफहमियाँ पाल कर रखी हुई है। फिर इसके बाद यहाँ पर वो बाहर चक्कर मारने के लिए जाती है, जहाँ से ग्रैंडमा दिख जाती है एंड ग्रैंडमा यहाँ पर फूड प्रिपेयर कर रही थी। उस समय यहाँ पर वो शो को बता रही होती है कि उन्होंने क्या क्या बनाया है। शो यहाँ पर इतनी सारे डिश को देखकर हैरान हो गई थी, बिकॉज वो सारे डिश कोई मामूली डिश नहीं थे। असल में यहाँ पर वो सारे के सारे 7 स्टार होटल में मिलने वाले डिशेस से। तो वो यहाँ पर ग्रैंडमा से कंफर्म करती है कि क्या उन्होंने सारे पैसे देकर इसे होटल से मंगवाया है या फिर क्या। तब ग्रैंडमा बताती है कि मंगाने की क्या ज़रूरत है, मुझे इतने अच्छे खाने बनाने आते हैं तो मैंने घर पर ही बना लिया, और ऐसे भी ये सारे खाने तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल ही है। जहाँ पर शो को पता होता है कि नॉर्मल डेज में ऐसे खाने खाना नॉर्मल थिंग नहीं है। असल में यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े लोग ऐसे खाने खाते एंड यूजुअली जो नॉर्मल लोग होते वो जाते हैं रेस्टोरेंट में स्पेशल ओकेजन पर खाने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो देखती है छान को, जो कि यहाँ पर स्क्रैप वाले कपड़े उठा रहा होता है। बाद में वो सभी लोग यहाँ पर अंदर साथ में लंच करने के लिए बैठते हैं। ग्रैंडमा तो यहाँ पर बड़े प्यार से शू को ढेर सारे खाने सर्व करी थी, ये कहते हुए कि कल रात तुम यहाँ पर बहुत थक गई रहोगी। शू बता दी कि नहीं ग्रैंडमा, मैं ज़्यादा थकी नहीं हूँ, बस मेरा वेस्ट पेन कर जाए। इतने में छान यहाँ पर उसे ऑयस्टर देने लगता है, ये बताते हुए कि कल तुमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत करी है। तो वही ऑयस्टर वो उसे लौटा देती है, कहते कि तुम्हारी भी तो मेहनत थी। जहाँ पर वो ग्रैंडमा से कहने लग जाते कि देखिए अब से हमें ज़्यादा वेजिटेबल्स खाने चाहिए, बिकॉज यहाँ पर वो बहुत हेल्दी होते हैं।
एंड शो यहाँ पर ऐसा इसलिए बोल रही थी बिकॉज वेजिटेबल्स यहाँ पर बहुत सस्ते में मिलते हैं और वही दूसरे और मीट बहुत महंगे। तब शू को ये लग रहा होता है कि ग्रैंडमा ने यहाँ पर न जाने कितने पैसे सेव कर कर उसके लिए स्पेशल ये सारी चीज़ें बनाई होंगी। तो वो नहीं चाहती थी कि आगे से यहाँ पर ग्रैंडमा इन सभी चीज़ों में अपने सेविंग्स को यूज़ करे, क्योंकि यहाँ पर उनकी सेविंग्स उनके लिए रहनी चाहिए, ना कि यहाँ पर शो के लिए। ग्रैंडमा यहाँ पर शो की बातें सुनकर बहुत खुश होती है एंड मन ही मन बता रही थी कि ये तो खुद उनके 7 स्टार होटल से आया हुआ है, उनके पास थोड़ी ना इन चीज़ों की तरह से भी कमी है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं चान को कंपनी में, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ था। असिस्टेंट यहाँ पर घर में खड़े उसे एक इमरजेंसी वाले एग्रीमेंट साइन करने के लिए कह रहा होता है। उस समय यहाँ पर वो उन डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है और साइन करने के लिए अपना पेन बाहर निकालता है, बट पेन यहाँ पर वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन जब यहाँ पर पेन काम करना बंद कर देती है साइन करते वक्त, तो फिर यहाँ पर वो दूसरी पेन मांगने के बजाय उस पेन को ओपन करता है, जिसके अंदर यहाँ पर रिफिल निकलती है और उसे दिखाई देता है कि थोड़ी सी रिफिल बची हुई है। तो यहाँ पर वो पेन को ज़ोर ज़ोर से चटकना शुरू कर देता है ताकि वो रिफिल यहाँ पर फोर्स की वजह से और थोड़ा नीचे आ जाए। फिर बाद में यहाँ पर वो साइन करने लगता है। असिस्टेंट सोच रहा होता है कि इस आदमी के पास यहाँ पर बिलियंस ऑफ कंपनी है, लेकिन फिर भी एक पेन को वो यहाँ पर मरते दम तक यूज़ करता है। शायद इसी वजह से यहाँ पर वो बिलियनर हो, बिकॉज थोड़े थोड़े करके तो पैसे बचते हैं। साइन करने के बाद वो असिस्टेंट से कहता भी है कि कोई दूसरा पेन या रिफिल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पेन का रिफिल बहुत महंगा आता है। अभी भी यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैं 2-3 दिन तक तो साइन कर ही सकता हूँ, और 2-3 दिन करते करते 12 मंथ्स में यहाँ पर 13 मंथ्स यानी कि 1 महीने एक्स्ट्रा ये रिफिल चल सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर उसे ध्यान आता है शू के कपड़ों को लेकर, तो वो उसे कुछ कपड़े यहाँ पर घर पर भिजवाने के लिए कह देता है। असिस्टेंट भी यहाँ पर जान लेता है कि अब से मैं भी यहाँ पर अपने बॉस की तरफ बनिया बनूंगा, यानी कि कंजूस, यानी कि ऐसे सेविंग करूंगा जहाँ पर ऐसे एक एक करते करते मैं भी बिलियनर बन जाऊंगा। ग्रैंडमा यहाँ पर साफ सफाई कर रही थी जहाँ पर शो चली जाती है उनकी मदद करने के लिए, बट यहाँ पर ग्रैंडमा उसे काम करने से मना कर रही थी। वही दूसरी हम यहाँ पर डेजी को देखते जो कि शो की लोकेशन को ट्रैक कर आ रही थी और सोच रही थी कि शो यहाँ क्या कर रही होगी, बट इतने में यहाँ पर शो डेजी को देख लेती है एंड पूछते कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शू यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहते कि मैं सोचूं कि तुम्हें कौन सा बड़ा अमीर आदमी मिल गया जो तुम भाग रही थी वेडिंग से, लेकिन तुम तो यहाँ पर कूड़ेदान के यहाँ पर बैठी हुई हो। तब यहाँ पर वो मॉम डैड को भी बुलाने लग जाती है शू की हालत दिखाने के लिए। शू कहने लग जाते कि अरे एक कचरा कम था जो तुम 2 कचरों को लेकर आ गई हो, ऐसे भी हमारे यहाँ पर रिसाइकल होते हैं कचरे, तुम तो यहाँ पर ऐसे कचरे हो जो कि रिसाइकल भी नहीं हो पाओगे। ये बात सुनते ही यहाँ पर तीनों की जल उठती है और अंकल यहाँ पर गुस्से में उसे चिल्लाने लग जाते कि ज़्यादा ढीठ लड़की बनो मत, हम जैसा कहते हैं बस वैसा करो। एक तो पहले शादी से भाग गई, उसके बाद हम तीनों को यहाँ पर अकेले मरने के लिए छोड़ गई हो, तुम तो शादी यहाँ पर ही फैमिली में कर रहोगी। शू कहती कि अगर इतनी अच्छी है तुम्हारी ही फैमिली तो अपनी बेटी डीसी की शादी क्यों नहीं करवा देती हो, मेरे पीठ के पीछे क्यों पड़े हुए हो, वो भी तो तुम्हारी बेटी है, उसी के ज़िंदगी भर कुंवारा रखने का प्लान है। तभी यहाँ पर वो तीनों ज़बरदस्ती शू को ले जाने की कोशिश कर रहे होते, बड़े इतने में वहाँ पर चान आ जाता है। तब अंकल यहाँ पर कहने लग जाते कि बीच में आओ मत, वो मेरी बेटी है, मैं यहाँ पर बस उससे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। शू कहने लग जाते कि कौन सी बेटी, और आखिर आपने डैड होने का कौन से फ़र्ज निभाया हुआ है, जो कपड़े मुझे पहनने के लिए दिए जाते थे वो कपड़े थे जो कि देसी एकदम फेक दिया करती थी, एकदम फटे वाले, और यहाँ पर खाना भी मुझे सड़ा हुआ दिया जाता था जिसमें से कितनी स्मेल आती थी। एक बार मुझे यहाँ पर फूड पॉइजन हो गया उस वजह से, लेकिन फिर भी आप सभी को लग रहा था कि मैं यहाँ पर बहाने मारी हूँ, नाटक करी हूँ, किसी ने भी यहाँ पर मेरी साइड जानने की कोई कोशिश की ही नहीं, और आज आप यहाँ पर ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाने चले मुझे अपनी बेटी मानते हुए। अंकल यहाँ पर कहते कि ठीक है, देखो मैं यहाँ पर अपनी गलती रियलाइज़ करता हूँ, लेकिन प्लीज़ अपने डैड को माफ़ कर दो, तुम्हारे डैड से गलती हो गई ये सब कुछ करने में। अगर तुम यहाँ पर मिस्टर ही से शादी करती हो तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हें जो वो पैसे दे रही उनका आधा पैसा मैं तुम्हें दे दूँगा। ये सुनते यहाँ पर आंटी और डेजी तो बौखला जाते हैं, कहते कि आधा पैसा हम क्यों ही दे इस लड़की को, आखिर हम इतना कुछ सेक्रीफाइस क्यों कर सकेंगे। अंकल चिल्लाने लगते कि चुप करो तुम दोनों, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और उसकी कहा ना कि वो मेरी बेटी है अभी। एंड अंकल बस यहाँ पर झूठ बोलने के लिए सब कुछ बोल रहे थे, बिकॉज एक बार शादी हो जाए उसके बाद पैसे आए न आए शू के पास में से क्या ही फर्क पड़ता है। ग्रैंडमा यहाँ पर जान पर चिल्लाने लग जाती है कि वो लोग यहाँ पर तुम्हारी वाइफ को लेने के लिए आए हैं और तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। तब वो लोग जबरदस्ती यहाँ पर शू को ले जा रहे थे। तब यहाँ पर जान बस एक आवाज़ करता है, जिस वजह से यहाँ पर उसका असिस्टेंट और उसके सभी काज वहाँ पर आ जाते, जो कि शो की फैमिली को खींचते हुए वहाँ से ले चले जाते हैं।
अंकल के नाम बोलने पर भी यहाँ पर कोई उनकी बातों को सुनता भी नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर शू कहती है कि तुम्हारे पास असिस्टेंट है और इतने सारे कार्ड्स, क्या तुम सचमुच यहाँ पर मिस्टर ही चैन हो? इसे सुनने के बाद यहाँ पर वो लोग एक प्रॉपर डिस्कशन के लिए शाम को बैठ जाते, जहाँ पर चान उसे कहता कि देखो, क्या तुम यहाँ पर शुरुआत से मिस्टर ही से शादी करना चाहती थी? शो यहाँ पर उसकी बातों से डिनाई कर देती है। उसे कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी यहाँ पर रिच बनना चाहती हूँ, भले वो एक रात में क्यों ना हो या फिर 100 सालों में क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी हैप्पीनेस को सेल कर कर ऐसा रिच नहीं बनना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे घर वाले मेरे ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे। छानू से पूछने लग जाते कि व्हाट इफ तुम्हारी शादी यहाँ पर एक ड्राइवर से होती, तो क्या तुम तभी भी खुश रहती? वो कहते कि हाँ, ड्राइवर है तो इसमें क्या हो गया, इसमें कौन सी दुखी वाली बात है? अनटिल एंड अनलेस यहाँ पर मेरे और उस पर्सन के बीच अंडरस्टैंडिंग है, लव है और वो सही चीज़ है, तो वो अगर ड्राइवर भी होगा तो फिर मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस यहाँ पर एक पीसफुल लाइफ हैप्पीली जीना चाहती हूँ। तो वो उसे बताने लग जाते कि ठीक है, आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, मैं यहाँ पर मिस्टर ही का ड्राइवर हूँ। ये सुनते यहाँ वो कहते कि इसलिए तुम ड्राइवर वाली बात कर रहे थे, इसमें घबराने वाली बात कौन सी है? वो तुम्हारा काम है, तुम्हारा प्रोफेशन है, और तुम जो भी काम करते हो उसे हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और उस काम की वजह से तुम यहाँ पर अब कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो, बिकॉज हर एक काम यहाँ पर हर एक लोगों के लिए बधाई होता है। उस काम से हम यहाँ पर आज इतनी अच्छी लाइफ जी रहे, इससे हमें और क्या ही चाहिए। फिर हम यहाँ पर देखते हैं शो की फैमिली को, जिसकी मार मार कर बॉडीगार्ड ने हालत एकदम खराब रखी थी। गार्ड्स ने यहाँ पर तो उन्हें इतना मारा था कि अंकल की आंखें खुल ले रही थी, आंटी के गाल फूक चुके थे, और यहाँ पर डेज़ी के फेस पर ढेर सारे मार्क्स आ गए थे, जहाँ पर उसका मेकअप भी अब किसी काम नहीं आने वाला। अब तीनों को यहाँ पर डाउट ये होता है कि आखिर शो के पास इतने सारे बॉडीगार्ड्स कहाँ पर से आ सकते। तब उन्हें लग रहा था कि व्हाट इफ कोई रिच पर्सन का उसके पीछे हाथ हो, लेकिन जिस जगह पर वो रह रही थी कोई रिच पर्सन उस जगह पर क्यों ही रहेगा। तब उन्हें लग रहा था कि शायद से यहाँ पर वो उन लोन शार्क वालों से मिली हुई है, उन गुंडों से जो कि यहाँ पर लोगों को बस सताते रह जाते। जैसे यहाँ पर डेज़ी अपनी शक्ल देखती वो चिल्लाने लग जाती है, और आंटी और डेज़ी मिलकर यहाँ पर अंकल का सर खाने लग जाते हैं। वही दूसरी यहाँ पर ग्रैंडमा अपने हाथों से उसे सूप पिला रही होती है, एंड जैसे यहाँ पर वो चांद को आते हुए देखते हैं वो उससे बात करने के चली जाती है। यहाँ पर शो अपने फ़ोन को नोटिस करती है, जहाँ पर उसके घर वालों ने उसके सारे कपड़े बाहर फेंक दिए थे, और उसी चीज़ का फोटो उसे भेजा हुआ था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे दहलीज पर कभी कदम मत रखना। शो यहाँ पर खाने लग जाते कि मुझे कौन सा शौक है वहाँ कदम रखने का, और ये तो यहाँ पर पुराने कपड़े हैं डेज़ी के, मैं इन्हें लेने के लिए क्यों ही जाऊँगी। इतने में वहाँ पर छान आ जाता है, जहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तब शो यहाँ पर उसे वो फोटो सिखा रही होती है कि इन्हें लगता है कि मैं वापस यहाँ पर आऊँगी इनके कपड़े लेने के लिए, जो कि उतारे हुए कपड़े, आगे मैं यहाँ पर उस घर पे वापस क्यों ही जाऊँ। चांद को यहाँ पर शो के लिए बुरा लगने लग जाता है, बिकॉज यहाँ पर वो एक ऐसी एज में है जहाँ पर लड़कियों को सजना सवरना बहुत पसंद होता है, न्यू कपड़े ट्राई करना, मेकअप करना, और वह दूसरी ओर शो को एक ऐसे माहौल में पाला गया है जहाँ पर उसके पास खुद के कपड़े भी नहीं है। तो वो उसे यहाँ पर शॉपिंग पर चलने के लिए कहता है। शो यहाँ पर मना कर देती है, कहते कि ज़रूरत नहीं है, क्या पता तुम इस चीज़ के लिए भी मुझे यहाँ पर चार्ज करने लग जाओ। छान बोलता है कि देखो फिक्र मत करो, ऐसे भी ग्रैंडमा ने कहा है शॉपिंग पर जाने के लिए, जहाँ पर खर्चे मैं ही करूँगा। जैसे यहाँ पर शू ग्रैंडमा को देखती है वो बड़े प्यार से उसे हस्बैंड बोलने लगती है, एंड कहते कि थैंक यू मुझे शॉपिंग पर ले जाने के लिए। वो यहाँ पर वियर्ड से फेसेस बनाने लग जाता है, एंड वो धीमी आवाज़ से बताती है कि ग्रैंडमा उन दोनों को देख रही है, जहाँ पर शो तुरंत ही उसे फेक किस करना शुरू कर देती है। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस को देखकर बहुत खुश होती है और वहाँ से जाने लग जाती है। फिर यहाँ पर बाप ने वो से कहते कि तुम इतने लाल क्यों हो गए हो, मैंने तुम्हें रियल में थोड़ी ना किस किया था, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कुछ ज़्यादा ही शाय फील कर रहे हो। वो कहते कि नहीं, गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है ना, इस वजह से। ऐसा बोलते हुए यहाँ से वो भाग जाता है। तब यहाँ पर शो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं ग्रैंडमा की हेल्प करूँगी और भी ज़्यादा पैसे अर्न करने के लिए। हम यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों मिलकर छान को चिल्ला रहे थे, बिकॉज यहाँ पर छान ने अभी तक अपनी आइडेंटिटी शो को बताई जो नहीं थी। छान यहाँ पर समझाने वाला था, लेकिन ग्रैंडपा कहते कि लगता है यहाँ पर तुम फेक मैरिज कर आए हो, इस तरह से कुछ बताने के लिए रेडी नहीं हो। तब वो उन्हें समझाता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, असल में यहाँ पर वो शो को बस थोड़ा सा टेस्ट करना चाहता है, जिसके कुछ समय बाद यहाँ पर वो खुद सामने से शो को सारी बातें बता देगा। तब यहाँ पर वो लोग उसे कुछ समय का टाइम दे देते हैं ये चीज़ें करने के लिए, बट वार्निंग दे देते हैं कि शू को हम यहाँ पर ऐसे हमेशा नहीं रख सकते, उसे हमारे बारे में जानना होगा और हमारा रियल घर चलना ही होगा।
छान यहाँ पर बाद में उनसे प्रॉमिस कर लेता है एंड यहाँ पर वो चली जाती है ग्रैंडमा की हेल्प करने के लिए, जहाँ पर ग्रैंडमा न्यूज़पेपर कट कर रही थी तो वो भी न्यूज़पेपर को कट करने लगती है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो ही कंपनी के प्रेसिडेंट का पूरा नाम सुनती है, जहाँ पर उनका भी नाम छान होता है। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि इन दोनों के नाम एक्जैक्टली सेम क्यों है। ग्रैंडमा कहते कि क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि सभी के सभी कंट्री में खाली एक ही नाम होते हैं? ऑफ कोर्स यहाँ पर शू नाम की भी कोई लड़की होगी और क्या पता लड़का भी हो सकता है। तो इसी तरीके से छान का भी यहाँ पर ढेर सारे नाम के इंसान होंगे। तुम यहाँ पर कोई भी गर्ल्स फैमिली को मत अपने दिमाग में आने दो। इतने में यहाँ पर वो ड्रॉअर को ओपन करती है, जहाँ पर उसके अंदर से ही ग्रुप का प्रोजेक्ट बुक बाहर निकलता है, जिसे देखकर यहाँ पर कहते कि आखिर मिस्टर ही के प्रोजेक्ट बुक्स हमारे घर पर क्या कर रहे। ग्रैंडमा मनी मनी यहाँ पर अपनी ग्रैंडसन को ढेर सारी डांट दे रही होती है, बिकॉज वो झूठ तो बोल ही रहा है, साथ साथ उनसे भी झूठ बुलवा रहा है, वो भी इस उम्र में। तो भगवान कैसे इन्हें माफ़ करेंगे। तो फिर यहाँ पर वो बहाने मारने लगते कि वो तो रद्दी के पेपर है, मैं ही ग्रुप में गई थी कुछ न्यूज़पेपर्स कलेक्ट करने के लिए, यानी कि ख़राब पेपर्स, जिनमें से ये भी हमारे पास में आ गया था। तुम न जाने यहाँ पर क्या क्या सोचती रहती हो। और ग्रैंडमा वहाँ से भाग जाती है बहाने देकर। तब यहाँ पर उसे प्लम का जूस नज़र आता है, जो कि वो पीने लग जाती है और उसे वो इतना पसंद आता था कि आधा बॉटल वो वहीं पर खत्म कर देती है। दूसरी ओर ग्रैंडमा आकर सोच रही थी कि आखिर ये जूस की बॉटल तो मैंने खोली नहीं, और ये जूस नहीं है, ये प्रिजर्व्ड अल्कोहल है जो मैंने नॉर्मली रखा है ताकि कोई यहाँ पर पी ना ले। तब यहाँ पर वो उस बॉटल को बंद कर चली जाती हैं। बाद में यहाँ पर वो एक और ग्लास लेकर चली जाती है यहाँ पर छान के लिए, जहाँ पर वो छान की मस्कुलर बॉडी को देखती है और देखती रह जाती है। छान बोलता कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, अगर मैं तुम्हारी बॉडी को देख रहा था तो अब तक तो तुमने चिल्ला दिया होता। शिव बोलते कि पागल हो क्या, वुमेन्स की बॉडी अलग होती है और मेंस की अलग होती है, शर्मा तो ऐसे रहे जैसे कुछ रखा है तुम्हारी बॉडी में। इतने में यहाँ पर वो उससे उस ड्रिंक के बारे में बताने लग जाती है, यानी कि उस जूस के बारे में, जो कि यहाँ पर वो उसके लिए लेकर आई है। तब वो उसे टेस्ट तो करता है, लेकिन उसे बहुत खट्टा लग रहा था। वो उसे कहता है कि कहीं तुम मेरे लिए चार्ज तो नहीं करोगे ना इन सब चीज़ों के लिए। शिव बोलते कि वापस दो, मत पियो, तुम बहुत ही बड़े कंजूस हो, आखिर मैं तुम्हें तुम्हारी घर के जूस के लिए चार्ज क्यों करूँगी। जिसके बाद एक एक सिप कर कर दोनों के दोनों यहाँ पर उस ग्लास में से पीने लग जाते, जहाँ पर आखिरी बूंद तक वो लोग उसे पीते एंड दोनों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही चढ़ जाती। जिसके बाद यहाँ पर उन दोनों को गर्मी लगना शुरू हो जाती है एंड यहाँ पर दोनों के दोनों को डिजीनेस भी फील हो रही थी, बिकॉज यहाँ पर दोनों ने इतनी ज़्यादा ड्रिंक जो कर ली थी। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो एक नॉन अल्कोहलिक जूस था, बट नहीं, वो अल्कोहलिक था पूरा का पूरा। जिससे कुछ समय बाद धीरे धीरे उनकी क्लोजनेस बढ़ जाती है एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और एक किस यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ जाती है। जैसे ही वो लोग उठते हैं यहाँ पर शो कहने लग जाते हैं कि सारी गलती यहाँ पर तुम्हारी है। तो वो उसे कहता है कि मेरी, वो जूस तुम लेकर आई थी या फिर मैं लेकर आया था। वो यहाँ पर जब टाइम देखता था वो उन्हें पता चलता है कि वो लोग तो सीधा यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग उठे हुए, जहाँ पर वो उसे उस जूस के बारे में पूछ रहा था। शो को फिर यहाँ पर खुद नहीं याद आ रहा था कि आखिर उसने यहाँ पर वो जूस कहाँ से लाया हुआ था। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए बुला रहे होते हैं। बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा सिर्फ और सिर्फ शो को देख रहे होते। शो को इस बात का डर था कि कहीं ने समझ तो नहीं आ रहा कि आखिर कल रात को हुआ क्या था। तो वो कहते कि माफ़ करिएगा, वो एक्चुअली मुझे यहाँ पर उठने में देरी हो गई। ग्रैंडमा कहते कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं, अगर तुम दोपहर में भी उठी तो भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी तुम दोनों को यहाँ पर अपनी नींद ज़्यादा कंप्लीट करनी चाहिए, तुम्हें सोने में देरी जो हो जाती होगी। तब यहाँ पर वो नोटिस करती है जहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स खा रहे थे, पर वो लोग यहाँ पर शू को और छान को मीट दिया कर रहे थे। यहाँ पर शो डिसीजन बना लेती है कि अब से मैं यहाँ पर चाहूँगी कि हमारी फैमिली भी रिच बने, और उसके लिए आज से हम यहाँ पर हमारा काम शुरू करते हैं और मैं ही आप सबको यहाँ पर आपसे इंस्ट्रक्शन दूंगी और मैं हूँ आपके लीडर। जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोग रेडी हो जाते हैं पट्टा बांध के अपने सर के ऊपर। यहाँ पर बस सभी से कहने लग जाते हैं कि इन कचरों के अंदर कोई ना कोई गधा जो होगा जिसने यहाँ पे एकदम रिच रिच चीज़ें ज़रूर डाली होंगी, जो कि एकदम ब्रांडेड और कंपनी की होगी। जहाँ पर वो उन सभी को ब्रांड्स के बारे में बताने लग जाती है और निकल पड़ती है अपने काम करने के लिए। तभी यहाँ पर ग्रैंडमा शान से कह रही थी कि सारी की सारी चीज़ें तो हमारे घर पर पड़ी हुई है, तो हमें कचरे में ढूंढने की क्या ज़रूरत है। जान बोलता है कि ग्रैंडमा, उसे नहीं पता ना कि हमारे पास दूसरा घर भी है जहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी हुई है। ग्रैंडपा तो यहाँ पर उसका कान खींचने लग जाते, ये कहते हुए कि अगर दिए गए टाइम तक तुमने उसे बताया नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और इसी कचरे के अंदर तो मैं दफना दूंगा, फिर तो यहाँ पर कोई ब्रांड भी तुमसे नहीं पूछेगा।
फिर दूसरे यहाँ पर शू को शनेल का बैग मिल जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। बाद में यहाँ पर वो तीनों के तीनों आपस में प्लान करते कि खुद ब खुद यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपने आप ही रख देंगे, जहाँ पर शू को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। यहाँ पर अंकल जानबूझकर यानी कि ग्रैंडपा जानबूझकर अपने पात्र एक फिल्म की वॉच गिरा देते हैं, जहाँ पर शाव उसे आके जैसे देखती है वो और खुश हो जाती है। इतने में ग्रैंडमा यहाँ पर अपनी पोर्सलिन की पॉट पे गिरा देती है एंड कहती कि ये तो बहुत कीमती सा लग रहा है। जब शू आकर उस पॉट को देखते तो वो और खुश हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर छान का दिमाग और तेज होता है, वो यहाँ पर गोल्ड के बार्स गिरा देता है, जिसे देखो शू और शौक हो जाती है। वो कहती कि लगता है यहाँ पर हमारा लक कुछ ज्यादा ही अच्छा है। फिर उसे क्लिक होता है कि इतनी सारी चीजें, वो भी इतनी एक्सपेंसिव, इन कचरों में क्या कर रही है। और हमारी फैमिली तो कोई मैजिकल फैमिली है नहीं जिनके पास यहाँ पर ऐसी सारी चीजें निकल सकती हैं। जैसे यहाँ पर वो लोग कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाले थे, असिस्टेंट आ जाता है ये बोलते हुए कि मिस्टर हीटन आपकी बाहर रोल्स रॉयस खड़ी हुई है। ये सुनते ही यहाँ पर तो शू शॉक हो जाती है, कहते कि ये कार वो भी तुम्हारे नाम पर, और ये तुम्हें हीटन करके क्यों बुला रहा है। छान फिर यहाँ पर बहाने मारने लगता है कि ग्रैंडमैन ने तुम्हें बताया होगा कि हमारे नाम मिलते जुलते, तो ये तो बस मेरा कॉलीग है जो कि यहाँ पर मुझे छेड़ता रहता है। ग्रैंडमा कहते कि हम यहाँ पर कचरे उठाते हैं, हमारे पास इतनी महंगी कार कहाँ से आ सकती है। तब असिस्टेंट बहाने मारने लगता है कि मैंने कब से कहा कि ये कार आपकी है, वो तो पुरानी भंगार वाली कार है जो कि यहाँ पर मैं देने के लिए आया हूँ, ताकि आप लोग उसके पास को खोल कर उसे सेल कर सके। जहाँ पर शू को अभी भी उन पर शक हो रहा था। वही दूसरे यहाँ पर वापस से वो लोग सारे सामान को ढूंढना शुरू कर देते। शू कहते कि देखना, लगता है आज का दिन हमारा यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लकी है, तो आज तो जो हमें यहाँ पर सारी चीजों को ढूंढ कर रखनी पड़ेगी। वही दूसरे यहाँ पर सारा काम होने के बाद चांद जब यहाँ पर अपने ऑफिस कैबिन में जाता है, तब यहाँ पर वो शू के बारे में सोचते हुए ही मुस्कुराने लग जाता है। एंड हमें भी यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें उन स्क्रैप पर से जो भी चीजें मिली थी वह सब कुछ अच्छे से वॉश कर उन्होंने कॉफी टेबल पर रखी थी, जहाँ पर शू उन सभी चीजों को काउंट कर रही थी। एंड यहाँ पर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो गया था। शू इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि खुश होते यहाँ पर वो उसे गालों पर किस करने लगती है। अनजान के लिए वही मोमेंट उसके लिए एक लवली मोमेंट था, जहाँ पर वो किस की उसे याद आती है। फिर बाद में उनकी जितने भी फेक किस हुई है उसके बारे में भी यहाँ पर उसे याद आने लग जाती है, जहाँ पर वह शाय फील करने लगता है। फिर उसे समझ आता है कि आखिर वो ऐसे वे में क्यों सोच रहा है। उसे तो यहाँ पर ये सब कुछ लेकर शो को नहीं सोचना चाहिए, बट उसे यहाँ पर एक चीज़ तो रियलाइज जरूर होती है कि यहाँ पर शो बाकी लड़कियों से सचमुच अलग है। एंड इसी बात का सोचते हुए यहाँ पर वो मुस्कुराने लग जाता है और उसे ख्याल उम्मीद हो जाता है। असिस्टेंट आकर न्यूमरस टाइम उससे बुलाता भी है, बट उसे सुनाई देता नहीं है। जब वो चिल्ला कर बोलता है तब वो उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, क्या मैं यहाँ पर तुम्हें बहरा नजर आता हूँ। वो कहता है कि हाँ, बहरा और अंधे दोनों। मैं वो कब से बुलाया जा रहा, बट आपका ध्यान मेरे पर है ही नहीं। लगता है आप यहाँ पर अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे होंगे। छान कहता है कि लगता है तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है, तो फिर मुझे अब यहाँ पर तुम्हारी बोनस काटनी पड़ेगी। असिस्टेंट माफ़ी मांगने लग जाता है एंड यहाँ पर उसे वो एग्रीमेंट्स के बारे में बताने लग जाता है, जहाँ पर वापस से सेम चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि वो उसी पेन से साइन करेगा जो पेन यहाँ पर वो और आगे के एक हफ्ते चलाना चाहता है। फिर हम यहाँ पर एक देखते हैं प्राइवेट कलेक्शन वाली शॉप की स्टाफ को, जिसके अंदर बहुत कमेंट होता है। यहाँ पर उसे ये स्टाफिंग वाली जॉब बिल्कुल नहीं पसंद थी और वह जॉब कर कर भी थक गई थी, बट उसके पास यहाँ पर कोई ऑप्शन थोड़ी ना होते। इतने में वहाँ पर शू और छान आ जाते, जहाँ पर वो लोग शॉपिंग करने के लाए थे। शू कहते कि यहाँ पर और हमारी शॉपिंग, क्या तुम इस बात को लेकर पक्का श्योर हो। छान बोलते कि ऑफकोर्स, ग्रैंडमा ने कहा हुआ है तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग लेने के लिए भी, और अब मैं यहाँ पर ने मना कैसे ही कर सकता। तुम जो चाहो वो शॉप कर सकते हो और बिल यहाँ पर मैं पे कर दूंगा। लेकिन फिर यहाँ पर वो अपने पॉकेट को चेक करता है, जहाँ पर उसका फ़ोन उसके पास था नहीं। तो वो कहने लग जाता है कि लगता है मैं यहाँ पर फ़ोन ऑफिस में भूल कर आ चुका हूँ। और उसे याद आता है कि काम में वो इतना ज़्यादा बिजी हो गया था शू के सोचने के बाद में, तब यहाँ पर फ़ोन वो अपने डेस्क पर ही भूला है। शू कहते कि सब कुछ समझ रही हूँ मैं, तुम चाहते हो कि हम यहाँ पर कोई चीज़ें सिलेक्ट करें, फिर तुम मुझे कहोगे कि माफ़ करना मैं फ़ोन लाना भूल गया, आज तुम पे कर दो, मैं तुम्हें कल पे कर दूंगा। उसके बाद से ये कल वापस कभी आने नहीं वाला है। छान कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। एक काम करो, तुम चीज़ों को देखो, तब तक मैं तुरंत ही फ़ोन लेकर आता हूँ, और फिक्र मत करो मैं कहीं से भाग नहीं रहा हूँ।
इतने में यहाँ पर वो स्टाफ उनकी बातों को सुन रही होती है, जहाँ पर वो कहने लगते कि लगता है कुछ लोग यहाँ पर बस नाटक करने के लिए आते हैं, उनके पास रियल पैसे तो होते नहीं है चीज़ों को बाय करने के लिए, बिकॉज वो लोग एफोर्ड जो नहीं कर सकते, बस नाटक करना जानते हैं। स्टाफ यहाँ पर बोलते कि मैंने गलत क्या कहा है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर तुम 6 मंथ की अपनी पूरी सैलरी बचाओगी, शायद तब जाकर तुम यहाँ पर उसे खरीद। इतने में यहाँ पर शो से वो कार्ड दिखाने लग जाती है जो कि यहाँ पर उसे छान ने दिया हुआ था। तो वो बस प्रिटेंड कर रही थी और यहाँ पर वो स्टाफ को सताना चाहती थी, उसे सबक सिखाना चाहती थी। स्टाफ यहाँ पर से ढेर सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देती है। शू कहते कि नहीं, ये मेरे शूज़ के कलर के साथ मैच नहीं हो रहा है, कोई और चीज़ बताओ। एंड यहाँ पर तो वो ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा शॉप देख लेती है, बट फिर उसे यहाँ पर एक छोटी सी रिंग पसंद आती है। स्टाफ को गुस्सा आता है बिकॉज उस रिंग का प्राइस कम था, तो वो उसे कहते कि अगर इतनी छोटी सी रिंग लेनी थी तो दुनिया भर का सामान मुझसे निकलवाया क्यों। वो इतने में यहाँ पर स्टोर पर डेज़ी आ जाती है। जैसे यहाँ पर डेज़ी उसे देखती है वो इतनी ज़्यादा गुस्से में होती है कि वहाँ पर वो शू को मारने के आ रही थी, लेकिन शू वहाँ पर से साइड में हट जाती है और यहाँ पर जाकर वो टकरा जाती है टेबल से। शू कहते कि अरे बाप रे, लगता है लास्ट टाइम के गार्ड्स ने तुम्हें कुछ ज़्यादा पीटा हुआ था, जहाँ पर मेकअप करने पर भी तुम्हारे वो दाग हट नहीं रहे हैं। जब यहाँ पर वो अपना फेस मिरर के अंदर देखती है तब जोर से चलाना शुरू कर देती है और शू से यहाँ पर चुप रहने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि देखो चिल्लाओ मत, मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल शॉपिंग करने के लिए और तुम तो यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट कंप्लीट कर रही हो। तब यहाँ पर वो स्टाफ को बताने लग जाती है कि आखिर तुम ऐसे कल्चर वालों को अंदर लेते क्यों हुई हो, जो कि यहाँ पर यहाँ की तो बॉक्स को भी नहीं खरीद सकते। शू कहने लग जाते कि अरे वाह, तुम्हें यहाँ पर खुद के बारे में तो कुछ ज़्यादा ही पता है, तो खुद क्यों नहीं यहाँ से बाहर चली जाती हो। एंड यहाँ पर उन तीनों में झगड़ा होने लग जाता है। उतने में वहाँ पर बॉडीगार्ड आ जाता है, जहाँ पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके बॉस यानी कि मिस्टर हीचान की वाइफ कौन होगी। शू बता रही होती कि मैं ही जान की वाइफ हूँ, लेकिन यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि वो इतना सिंपल कपड़े थोड़ी ना पहनेंगी और इतना सिंपल रिंग थोड़ी ना चूज़ करेंगी सिल्वर की, इसलिए यहाँ पर वो उसके साथ बदतमीजी से बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन उतने में वहाँ पर चान आकर उसे गुस्से में देखता है बिकॉज यहाँ पर चान ने उसे भेजा हुआ था ताकि अगर स्टोर में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या झगड़े हो तो फिर वो उसकी वाइफ को सेव कर सके। लेकिन यहाँ पर तो वो गार्ड उसी की वाइफ को टारगेट किए जा रहा था। इतने में यहाँ पर छान आकर इस बॉडीगार्ड को चिल्लाने लग जाता है, तो डेज़ी और वो स्टाफ यहाँ पर बोलने लग जाते कि आखिर ये कौन होता है यहाँ पर तुम पर चिल्लाने वाला, तुम यहाँ पर वही करो जो कि यहाँ पर मिस्टर ही तुम्हें ऑर्डर देंगे, बिकॉज ये शॉप यहाँ पर पूरा वही तो ओन करते हैं और यहाँ पर ये आउटसाइडर यहाँ पर आकर हमें नहीं सिखा सकते कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। वो बॉडीगार्ड तो यहाँ पर एकदम चुप रह जाता है, जहाँ पर शू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बॉडीगार्ड यहाँ पर तुम्हारी साइड क्यों ले रहा है। तब वो यहाँ पर बताने लग जाता है कि बिकॉज मैं एक नॉर्मल सा बॉडीगार्ड हूँ और वो यहाँ पर मिस्टर ही के लिए वर्क करते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर उन्हें रिस्पेक्ट दिखाना ही होगा। इसी बीच यहाँ पर स्टाफ और डेज़ी में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। डेज़ी कहने लग जाती है कि देखो तुम रहोगे यहाँ पर मामले से एम्प्लॉय या फिर उसके ड्राइवर या फिर नौकर चाकर, लेकिन यहाँ पर तुम जैसे लोग हमसे कंपैरिजन कभी कर ही नहीं सकते, और असल में तो तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ पर कचरे को उठाती है, तो फिर हमें यहाँ पर इन्हें सबक सिखाना ही होगा। और रुको, मैं अभी यहाँ पर मिस्टर ही को कॉल लगाती हूँ। ये कहते हुए यहाँ पर वो कॉल लगाने जा रही थी, बट यहाँ पर फोन रिंग होने लग जाता है चान का। तो वो लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि मिस्टर ही को कॉल लगाया और चान का फोन यहाँ पर लग रहा है। इतने में यहाँ पर चान गार्ड को इशारा करता है, जहाँ पर गार्ड गुस्से में कहने लग जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, जहाँ पर तुम मेरे बॉस को कॉल करके परेशान करने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पर वो स्टाफ को भी फायर कर देता है, यहाँ पर वो डेज़ी को भी तक के मार्केट बाहर निकाल देता है। जान को तभी यहाँ पर शू की कही हुई बात याद आ रही थी, जहाँ पर शू ने कहा था कि वो एक ड्राइवर है तो क्या हुआ, वो फिर भी यहाँ पर इस रिश्ते में खुश है। तब वो उसे पूछने लग जाता कि व्हाट इफ मैं यहाँ पर सचमुच मिस्टर ही होता, क्या तुम तभी भी यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट कर लेती। शू यहाँ पर हंसने लग जाती है कि तुम भी ना, देखो तुम जैसे हो वैसे ठीक हो, तुम्हें यहाँ पर मिस्टर ही बनने की जरूरत नहीं है, एंड यहाँ पर खुद को किसी और से कंपेयर करना बंद कर दो। शू को ये सब कुछ एक मजाक वाला क्वेश्चन लग रहा था, वह दूसरी ओर चान के लिए बहुत सीरियस क्वेश्चन, बिकॉज कल को जाकर अगर शू को उसकी आइडेंटिटी पता चलती है तो क्या शू यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करेगी या फिर वो गुस्सा हो जाएगी कि उसने उसे टेस्ट करना चाहा और उसे छोड़कर चली जाएगी, बिकॉज धीरे धीरे यहाँ पर चान उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने लग गया था। इतने में वहाँ से वो लोग जाने वाले थे, जहाँ पर बॉडीगार्ड उसे रोकता है एंड बताता है कि आज के दिन में आज आप हमारे 10th कस्टमर हो, तो हम हमेशा 10th कस्टमर को फ्री गिफ्ट देते हैं, इसलिए आप जो भी चाहो यहाँ से ले सकते हो, वो भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है।
शू कहते कि कहीं यहाँ पर आप हमें ठगने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तब यहाँ पर चांद भी उससे बताते कि ऐसी बात नहीं है, लोग तो यहाँ पर लाइन में खड़े होते हैं ताकि यहाँ पर उनका 10th नंबर आ सके और वो लोग वैसे ही शॉपिंग कर सके। बट यहाँ पर बहुत लोग होते हैं जो कि वो 10th नंबर वाली पोजीशन पर आ ही नहीं पाते, बिकॉज यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। इतने में यहाँ पर शू वही रिंग को चूज करती है जो वो खरीदने वाली थी, एंड यहाँ पर उसके अंदर कपल रिंग्स होती है, जहाँ पर चांद भी शू को रिंग बनाता है और शू भी चांद को, और दोनों यहाँ पर इस रिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर बॉडीगार्ड बस यही होप कर रहा था कि कहीं यहाँ पर उसका बॉस उसे फायर ना कर दे। बाद में यहाँ पर डेजी रोते हुए चली जाती है अपने मॉम डैड के पास। जब वो यहाँ पर कंप्लेन कर रही होती है तब यहाँ पर वो लोग उसे चश्मा उतारने के लिए कहते हैं, और चश्मा उतारने पर उन्हें यहाँ पर अपनी बेटी का एक नया आइस नजर आता है, जिसे देखकर यहाँ पर उन्हें और गुस्सा आने लग जाता है शू के ऊपर। डेजी कहने लगते कि आखिर कब तक यहाँ पर वो शू हमेशा अपना राज चलाया करेगी, उसकी वजह से हमें यहाँ पर कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, और अगर उसने यहाँ पर मिस्टर ही के साथ शादी नहीं की तो वो ओल्ड मैन यहाँ पर हमें पैसे भी नहीं देगा। अगर अकॉर्डिंग टू दिस फैमिली यहाँ पर मिस्टर ही एक ओल्ड मैन होता है, जहाँ पर उन्हें नहीं पता कि मिस्टर ही यहाँ पर उन्हीं से एज से 2-3 साल बस बड़ रही है, ना कि यहाँ पर उनकी तरह अंकल नाना आंटी बन गए हैं। आंटी यहाँ पर अपने हस्बैंड से नाराज हो जाते कि देखो, अगर तुमने यहाँ पर मेरी बेटी के लिए कोई एक्शंस नहीं लिए तो फिर मैं यहाँ पर खुद ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, और अपनी यहाँ पर सेकेंड वाइफ की बात को कौन टाल सकता है। तो फिर यहाँ पर वो प्रॉमिस करते कि वो कोई ना कोई यहाँ पर रास्ता ढूंढ ही लेंगे जहाँ पर वो उस शू को सबक जरूर सिखा कर रहेंगे, और उस फैमिली से भी यहाँ पर बाहर निकलवा कर उसकी शादी मिस्टर ही से करवा देंगे। फिर हम यहाँ पर रात के समय शू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग पोजेस ट्राई करी थी कि जैसे यहाँ पर चांद आएगा वैसे यहाँ पर वो उसे सेड्यूस कर लेगी, एंड इतने में तो वो इमेजिन भी करना शुरू कर देती है। बट उसकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो बस इमेजिन करते करते उस चीज का सपना देखते देखते सो जाती है, एंड जब चांद आता है तो वो सो रही होती है, जहाँ पर चांद उससे ब्लैंकेट उठाकर खुद भी सो जाता है। वही नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर वो उठकर बड़े ब्यूटीफुली रेडी हो रही थी, ढेर सारे परफ्यूम्स ही ट्राई करी थी। चांद उसे बोलता है कि तैयार तो ऐसे हो रही हो जैसे डेट पर जा रही हो, तो वो उसे कहते कि क्यों, अगर जा रही रहोगी तो इससे तुम्हें क्या है। चांद इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। शोज के पास जाकर उससे बताती है कि देखो, भूलो मत कि हम यहाँ पर फेक कपल्स हैं, और चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पर क्यूरियोसिटी में नहीं रखना चाहती, हाँ जा रही हूँ मैं डेट पर। जिसे सुनते ही यहाँ पर चांद शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये डेट पर कैसे जा रही है। इसके बाद यहाँ पर चांद अपने कंपनी में था जहाँ पर बार बार उससे शो की कई सारी बातें याद आ रही थी, एंड वो सारे मोमेंट शो के साथ जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से कितने ज्यादा क्लोज थे, फिजिकली भी एंड इमोशनली भी। चांद को लग रहा था कि शायद धीरे धीरे उनके बीच की फीलिंग्स डेवलप हो जाएगी, बट अब जब उसे पता चल गया कि शू यहाँ पर जा रही है ब्लाइंड डेट्स पर, विच मीन्स कि यहाँ पर ऑफ कोर्स वो अपने लिए फ्यूचर का रिश्ता ढूंढने के लिए गई है, जहाँ पर वो चांद को एक ना एक दिन छोड़ ही देगी। इतने में असिस्टेंट यहाँ पर एग्रीमेंट लेकर आ जाता है, जहाँ पर शू से कंपनी में ऐसे देखकर हैरान हो जाती है, और वो उससे पूछते कि आखिर तुम इसने तुम्हें यहाँ पर मिस्टर ही कर क्यों बुलाया। तो वो कहते कि तुम भूल गई मेरा और उसका नाम सेम है, बस इसलिए वो मुझे ऐसा बुला रहा है। शो कहते कि तो फिर तुम यहाँ पर कंपनी के पेपर्स पर साइन क्यों कर रहे हो। तब यहाँ पर तो असिस्टेंट वहाँ से भाग ही जाता है ताकि यहाँ पर वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, बिकॉज वो मुसीबत में पड़ेगा तो उसकी जॉब मुसीबत में पड़ जाएगी। चांद यहाँ पर से बहाने मारने लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कंपनी में पेपर साइनिंग वक्त चल रहा हो तो वह सारे पेपर्स कंपनी के ही हो, वो मेरा यहाँ पे वर्क प्रोसेस वाले पेपर थे जहाँ पर मैं एग्रीमेंट को साइन कर रहा था, बिकॉज मेरा 1 ईयर का टाइम खत्म हो चुका है, जहाँ पर मुझे न्यू ईयर वाले को चीज़ें जो है उसे साइन करनी थी कि मैं अब यहाँ पर और 3 साल काम करने वाला हूँ वही सारे पेपर से। शू यहाँ पर उसकी बातों में आ ही जाती है। चार से कहते हैं कि 1 मिनट, तुम तो यहाँ पर अपनी डेट पर गई थी तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड शू यहाँ पर उसे बताती है कि वो तो यहाँ पर जॉब करने के लिए आई है। ये बात सुनते यहाँ पर चांद शॉक हो जाता है, उतना ही जितना शू यहाँ पर इस जॉब को लेकर खुश थी। शू कहते कि क्यों, क्या तुम यहाँ पर मेरे जॉब से खुश नहीं हो। चांद बोलते हैं कि खुश तो हूँ, मुझे बस यहाँ पर डाउट हो रहा है। उस दिन हमने यहाँ पर उस क्रैब से कितनी सारी चीजें ढूंढी थी, तो फिर वो चीजें तो यहाँ पर आगे के 10 साल के लिए भी नफ है। शू बोलते कि तुम भी ना यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा इतने टाइम से हमारा ध्यान रखते आ रहे, और हम क्या उन्हें यहाँ पर कोई गिफ्ट दे भी नहीं सकते। तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के लिए किया है, ना कि अपने लिए। और अब अपने लिए अलग से तो यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा ना। इसलिए जब मैंने यहाँ पर देखा कि डिपार्टमेंट ओपन है तो मैंने मेरे रेज़्यूमे अपने सबमिट कर दी, जहाँ पर देखो मुझे अप्रूव कर दिया गया है। और ये खुशखबरी मैं तुम्हें शाम को आने के बाद बताने वाली थी, लेकिन खैर अभी यहाँ पर जॉब फिक्स हो गई है तो मैं तुम्हें बस बताने के लाई हूँ। इतने में यहाँ पर वो उसे ऑल द बेस्ट बोलने लग जाता है उसके इस जर्नी के लिए।
जब वहाँ से वो जाती है तब यहाँ पर तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर समझा देता है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, किसी को भी यहाँ पर उसकी रियल आइडेंटिटी शो के सामने नहीं पता चलनी चाहिए। तो वो यहाँ पर सभी को बताने के लिए कह देता है कि फ़िलहाल के लिए वो लोग अगर अपने बॉस को भी नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड असिस्टेंट भी यहाँ पर उसकी बातों से एग्री करते हुए उसके काम पर लग जाता है। बाद में यहाँ पर वो लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर तो जाने श्री के लिए देर साइड डिशेस लाए हुए थे। शू कहते कि इतना अच्छा फूड। वो कहते हैं कि फिक्र मत करो, इस कंपनी में यहाँ पर फूड फ्री का प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या फिर डिनर हो, और एम्प्लॉयज़ जब चाहे तब यहाँ पर स्नैक्स खा सकते। वैसे ये सब कुछ इसलिए बताया था ताकि यहाँ पर शू बेफिक्र होकर जो चाहे वो अपनी मर्जी से खा सकती है। इतने में यहाँ पर हम वो को देखते हैं, जहाँ पर शू जैसी वो को देखती है वो तुरंत ही जाकर उसे हक करने लग जाती है। उनकी क्लोजनेस को देखकर यहाँ पर चान को जेलसी फील होती है। वो चलना चाहता है उन दोनों को यहाँ पर अलग करने के लिए। तब यहाँ पर वो उसे इंट्रोड्यूस करवाते कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। ये बात जानकर यहाँ पर वो हैरान होता है और बताता है कि मैं इसके बचपन का दोस्त हूँ। बचपन का दोस्त वाली बात सुनते ही यहाँ पर चान को और जलन होने लग जाती है कि ये तो इसे बचपन से जानता है, तो इसे ऐसा लग रहा होगा कि जैसे तो मैं यहाँ पर शू को जानता ही नहीं हूँ। यहाँ पर हाथ मिलाने के बजाय चान अपने पॉकेट से मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है, जो कि वो रोज लेकर घूमता है ताकि यहाँ पर इसी मौके का इंतजार करे, और यही मौके पे वो सर्टिफिकेट निकाल कर उसे दिखाने लग जाता है। शू से कहते हैं कि सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम आखिर यहाँ पर वो उसे झूठ क्यों बोलेंगे, इतना तो आइडिया वो को भी है। तब यहाँ पर वो उसे अपने साथ बैठकर लंच करने के लिए कहती है। ये बात चान को अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज वो यहाँ पर शू के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहता था, जो टाइम अब पर्सनली बट पब्लिक हो गया, जहाँ पर अभी तीनों बैठ कर लंच करने लगते हैं। जब यहाँ पर वो लोग खाने के लिए बैठते हैं तब यहाँ पर वो उसे ब्रोकली उठा कर देता है, बिकॉज शू को यहाँ पर ब्रोकली बहुत पसंद थी। बट चान कहते कि नहीं नहीं, ये ब्रोकली कुछ ज़्यादा ओवर कुक लग रही है, तुम प्रॉपर कुक ब्रोकली लो। एंड यहाँ पर वो उस ब्रोकली को हटाकर अपनी तरफ से ब्रोकली उसे देखने लग जाता है, और साथ ही साथ वो उसे सर्व भी कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर शू रेस्टरूम की ओर चली जाती है, जहाँ पर चान और वो के बीच हम कोल्ड वॉर देखते। वो कोई भी डिश खाने जा रहा था, चान यहाँ पर टेबल को बार बार घुमाया जा रहा था। तब उन दोनों के बीच में इस चीज़ का कंपटीशन शुरू हो जाता है। इतने में यहाँ पर पेमेंट का टाइम आ जाता है, जहाँ पर दोनों पेमेंट करने के रेडी थे, पर चान कहते हैं कि नहीं फू, तुम यहाँ के मेहमान हो, वो मेरी वाइफ है, और हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पर एक साथ लंच करने के लाए थे, और ऐसे भी यहाँ पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ का खाए हुए खाने का कोई और पे करे। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ पे कर दूंगा, ओरिजिनली मैं ही तो पे करने वाला था। वो कहता कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पर शू को खुद अकेले लेकर चला जाऊँगा लंच करने के लिए। ये सुनते ही यहाँ पर चान को गुस्सा नहीं लग जाता है, बट उसे पता था अगर यहाँ पर शू जाती भी है तो फिर भी यहाँ पर वो उसके पीछे पीछे चला जाएगा और कहेगा कि अरे ये तो कोइंसिडेंटली हम एक साथ मिल गए, और वापस से यहाँ पर उनके साथ लंच करने बैठ जाएगा, जिस तरीके से आज यहाँ पर वो उनके साथ लंच करने के लिए बैठा है। जैसे यहाँ पर वो अपना हैंड वॉश लेकर आती है, वो लंच करने के लिए बैठने वाली थी, बट चान उसे बता दी कि लंच टाइम ओवर हो चुका है, हमें यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट काम करने के लिए जाना है। शू बोलती कि लेकिन मुझे ढंग से बाय तो बोलने दो, और न जाने यहाँ पर वो ने खाया भी होगा या फिर नहीं। चान बोलता कि वो बच्चा थोड़ी ना है ना, वो तुम तो अच्छे से खा सकते हो बिना किसी के जजमेंट के। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे बाय बोलती है, चान उसे घसीट कर लेकर जा रहा होता है ताकि यहाँ पर वो तुरंत ही उस वो से अलग हो जाए और उसके बारे में कुछ सोचे ना, और ये लोग वापस से नेक्स्ट टाइम मिले ही ना। इसके बाद में यहाँ पर रात होती है, जहाँ पर चान शो के लिए सारे अरेंजमेंट्स करवा रहा होता है ताकि यहाँ पर उसे कोई भी प्रॉब्लम ना आए डे टू डे लाइफ में यहाँ पर कंपनी में जाकर वर्क करने के लिए। एंड यहाँ पर तो वो उसे कैब सर्विस भी प्रोवाइड करने के लिए कहते थे। इतने में यहाँ पर उसे वो पल याद आने लग जाता है जहाँ पर वो और शू कितना ज़्यादा क्लोज थे, और सबसे पहली बार यहाँ पर उसने शू को इतना ब्रॉडली स्माइल करते हुए देखा है, वो भी किसी मैन के सामने, और इसी बात को लेकर यहाँ पर उसे जलन फील होनी शुरू हो जाती है। वही दूसरी और यहाँ पर शू आ जाती है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि दोनों यहाँ पर आपस में मेक आउट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर शू जैसी उठती है, वो अपने आप को समझाती है कि मॉर्निंग में उठ के मुझे यहाँ पर एक्सरसाइज करना चाहिए, वरना मेरी कमर ऐसी ही टूट जाने वाली है। एंड रात की बात को याद कर कर यहाँ पर वो वापस से शर्माने लगती है, जहाँ पर उसका फेस तो कम्प्लीटली रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंपनी में जाने का टाइम होता है, तब यहाँ पर शू रेडी हो जाती है एंड बाहर यहाँ पर वो उसे पिक करने के लिए आया था, वो भी फ्लावर के बुके के साथ में। ये चीज़ देखकर चान को यहाँ पर बहुत जेलस फील होता है। चान कहते कि अरे वाह, तुम यहाँ पे मेरे सारे रोल्स क्यों निभा रहे हो, और ये फ्लावर्स तो मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू मेरे लिए ये फ्लावर्स लाने के लिए। तब वो उसे कहते कि ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए नहीं बल्कि शू के लिए है। चान बोलता है कि इसमें क्या हो गया, मैं रखूँ या शू रखे, एक ही तो बात है,
क्यों शो, सही कहा ना। एंड यहाँ पर वो उसे कंपनी में ड्रॉप करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर छान आ जाता है जहाँ पर वो उससे कहता है कि अच्छा तो अच्छी बात है, मैं भी टाइम पर आया हूँ, तुम मुझे भी ड्रॉप कर सकते हो। वो को अच्छे से समझ आ रहा था कि यहाँ पर वो उन दोनों के बीच के आने की कोशिश कर रहा है, बट छान को एक चीज समझ नहीं आ रही थी। जब वो को पता है कि यहाँ पर शो उसकी फ्रेंड जैसी है ना, उसकी शादी यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है, तो फिर वो को यहाँ पर इस शादी वाले पर्पस में टांग लगाने की क्या ही जरूरत है। इतने में यहाँ पर वो प्यार से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम भी चलो लेकिन पीछे बैठना, मैं तुम्हें अच्छा से ड्रॉप कर दूंगा। जिसके बाद वो लोग कंपनी में जाते हैं, छान पीछे पीछे होता है एंड शो और वो आपस में यहाँ पर बात ही किए जा रहे थे, जो चीज देखकर यहाँ पर छान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एंड तब यहाँ पर वो शू को वो टॉफी दे रहा था, जो कि यहाँ पर शू को बहुत पसंद थी। शू से कहने लग जाता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे बहुत पसंद है। वो कहता है कि बचपन से मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी फेवरेट टॉफीज को कैसे ही भूल सकता हूँ। जिसके बाद उसे खाने के बाद यहाँ पर उसे वो टॉफी बहुत खट्टी लगती है एंड ये बात वो को पहले से पता थी। चान कहते कि वो टॉफी क्या टॉफी जहाँ पर वो उसे खट्टी लगने लग जाए, ये तो कोई अच्छी टॉफी है ही नहीं। तब वो उसे बताते कि वो क्या है ना, शू को बहुत पहले से खट्टी टॉफीज खाना पसंद है और भले ही उसे कितनी भी वो खट्टी ना लग रही हो या लग रही हो, उसे फिर भी ये टॉफी बहुत पसंद है। जहाँ पर शू भी वो के बाद से अग्री करने लग जाती है। फिर वो लोग यहाँ पर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर चांद कंपनी में बैठकर सिर्फ और सिर्फ शू के बारे में सोच रहा होता है। उस समय वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर वो उसे न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है, जिस प्रोजेक्ट के बारे में जो उनका यहाँ पर शॉन कहता है कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है। असिस्टेंट बताते कि अरे आपने कुछ समय पहले तो साइन किया था, मैं तो बस कंफर्मेशन के लिए आपको चीज़ें बताने के लिए आया था। ये सुनते यहाँ पर असिस्टेंट समझ जाता है कि उसके बॉस का तो ध्यान ही नहीं कि आखिर वो कौन से एग्रीमेंट पर साइन करे। तब वो इसे इस बातों के लिए टोकने लग जाता है एंड छानों से बताने लग जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर उसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा डिफिकल्टी आ गई है। असिस्टेंट सोचने पड़ जाता है कि कहीं यहाँ पर ये पैसों के बारे में तो बात नहीं कर रहे, बिकॉज पैसों की कमी तो इनमें कभी हो ही नहीं सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उससे बताने लग जाता है कि देखो ये स्टोरी मेरे फ्रेंड की है, मेरी नहीं है। एंड वो उससे बताने लग जाता है कि किस तरीके से उसके फ्रेंड की एक वाइफ है, जहाँ पर उसकी वाइफ को उसके बचपन का दोस्त मिल गया। अगर ऐसे देखे जाए कि दोनों के दोनों यहाँ पर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे। ये बात सुनते यहाँ पर असिस्टेंट कहने लग जाता है तब तो आपको आपकी वाइफ को उस इंसान से दूर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उन लड़कों का भरोसा नहीं होता है। भले आपकी वाइफ आपको लेकर लॉयल क्यों ना हो, लेकिन लड़के यहाँ पर चांस मारने का मौका बिल्कुल नहीं खोते हैं। छान यहाँ पर उसकी बातों से एग्री करता है और कहता है कि वो बात मेरी नहीं थी, वो मेरे फ्रेंड की थी, मुझे टॉन्ट मारना बंद करो। जिसके बाद वो उसे यहाँ से भेज देता है एंड हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जहाँ पर अंकल आंटी ने तो अपनी प्लानिंग कर ही ली थी कि अब यहाँ पर वो लोग कैसे उस शू को सबक सिखाने वाले हैं। लेकिन छान भी यहाँ पर कुछ कम नहीं होता। वो यहाँ पर ऑलरेडी शो से कह देता है कि तुम कोई भी पेपर साइन करवाने के लिए क्यों ना जा रही हो, बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम सेफ रहो। और जब वो जाती है तब यहाँ पर वो गार्ड्स को भी उसके पीछे भिजवा देता है ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आ सके। इसके बाद में यहाँ पर शो आ जाती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, जहाँ पर वो छान को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। छान को कोई एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता और जैसे यहाँ पर से किसी के आने की आहट आती है, वो तुरंत यहाँ पर शू को लेकर टेबल के नीचे छुप जाता है। वहाँ पर असल में वो प्रेसिडेंट से ही मिलने के लिए आया था, जहाँ पर वो को छान के बारे में ऑलरेडी सारी बातें पता थी। उतने में यहाँ पर शू को गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर वो के सामने वो ऐसे क्यों बिहेव करता है। तो वो के जाने के बाद यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम यहाँ पर हमेशा से वो को ऐसा आउटसाइडर क्यों ट्रीट करते हो। एंड छान को यहाँ पर वो हर एक मोमेंट याद आ रहे थे, जहाँ पर शू जब भी वो के साथ होती है और कोई भी वो चीज़ उसके लिए करता है तो फिर शू यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्माइल करती है, वो कितनी ज़्यादा हैप्पी नजर आती है। शू यहाँ से गुस्से में चली जाती है। छान से कहता भी है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ, बट वो उसे यहाँ पर कम्प्लीटली मना करते हुए चली जाती है। वहीं दूसरे यहाँ पर शो को उसके घर से कॉल आता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड चाहते थे कि शू यहाँ पर घर पर वापस आए, बिकॉज यहाँ पर शू के मॉम की जो रियल लाइन्स होती है वो उन्हीं के पास थी। अब यहाँ पर शू इस टेक्स्ट को देखकर घबरा जाती है, बिकॉज यहाँ पर उसकी मॉम की आखिरी निशानी को भी वो लोग तोड़ कर रख देंगे, तो फिर यहाँ पर अपनी मॉम को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगी। तब वो अकेली वहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर उन्होंने पहला फुसला कर उसे यहाँ पर बुलाया होता है डरा कर, ताकि वो लोग उसे कमरे में बंद रखकर अपना कंप्लीट काम करवा सके और उसकी शादी यहाँ पर खत्म कर सके। और एक बार अगर शादी हो जाती है तो फिर यहाँ पर वो क्या ही कर सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर शो धीरे धीरे सब कुछ समझने लग जाती है। इतने में यहाँ पर अंकल उसके पर हाथ उठाने ही वाले थे कि तब वहाँ पर
चान आ जाता है जो कि आते ही यहाँ पर शू को सेव कर लेता है। इंसान यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हुआ था, जिनमें से एक डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मॉम की यहाँ पर नॉर्मली डेथ नहीं हुई थी। उसकी मॉम की डेथ के पीछे असल में यहाँ पर इस पूरी फैमिली का हाथ था, जहाँ पर उन्होंने उसे ऐसे पिल्स दिए थे जो पिल्स यहाँ पर एक नॉर्मल फीवर पर्सन को नहीं दिए जाते। वो ऐसे पिल्स है जो कि यहाँ पर धीरे धीरे ऑर्गन्स का काम करना बंद कर देते, विच मीन्स यहाँ पर वो डेथ नहीं बल्कि एक मर्डर थी। जिसके बाद सुनकर यहाँ पर तो पूरी की पूरी टूट भी जाती है। वही दूसरा यहाँ पर दूसरा डॉक्यूमेंट वो स्टेट कर रहा था जहाँ पर अंकल को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर डेज़ी उनकी बायोलॉजिकल बेटी है, और वही सपना यहाँ पर चांद तोड़ने के लिए वो सेकेंड डॉक्यूमेंट लेकर आया था, जहाँ पर डीएनए टेस्ट के अकॉर्डिंग वो उनकी बेटी तो है नहीं। बिकॉज यहाँ पर जब अंकल का और डेज़ी के मम्मा का अफेयर चल रहा था, उस समय यहाँ पर डेज़ी के मम्मा का कहीं और भी अफेयर चल रहा था जिसकी वो बेटी है। अब उस इंसान ने यहाँ पर उस प्रेग्नेंट वुमन को एक्सेप्ट करने से मना कर लिया, इसलिए यहाँ पर उन्होंने सीधा शो के डैड को पकड़ लिया ताकि यहाँ पर वो उससे घर पर सही से बिता सके। ये बात जानने के बाद तो वो फैमिली भी कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती है। चान उन्हें बता दे कि मेरे बॉडी गार्ड्स तब तक रहेंगे जब तक पुलिस आकर यहाँ पर तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर लेती है। वो लोग यहाँ पर उसे बहुत सॉरी बोलते, बट नहीं, चान उनमें से किसी को भी माफ़ करने के लिए रेडी नहीं था। एंड साथ ही साथ थर्ड एंड फाइनल डॉक्यूमेंट वो जो लेकर आया था वो शाओ के लिए था, जहाँ पर शाओ अब लीगली इस फैमिली की मेंबर नहीं रहेगी, जिसपे यहाँ पर वो उसकी स्टेप मॉम की साइन लेता है और उसके डैड की साइन लेता है, जिसके बाद यहाँ पर शाओ को उसकी फ्रीडम मिल जाती है। वो लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं जहाँ पर शाओ एक बहुत ही शॉक्ड सीन में होती है, लेकिन यहाँ पर चान होता है जो कि इसी मोमेंट को सही समझते हुए यहाँ पर उसे प्रपोज करने लग जाता है शादी के लिए, जहाँ पर वो उसे अपनी सारी अच्छाई बता रहा था और सारी जितनी भी छुपी हुई बातें थी वो सब कुछ बता रहा था। और ऐसा देखा जाए तो शाओ से गुस्सा होती नहीं है, बिकॉज शाओ का यही तो सपना था कि वो एक ऐसी इंसान के साथ शादी करे जो कि उसका टेस्ट ले रहा हो कि वो एक गरीब है तो वो उसके साथ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी, और नेक्स्ट डे उसे पता चले कि वो एक अमीर इंसान है, जो कि यहाँ पर उसका सपना पूरा हो जाता है। और इतने में यहाँ पर वो चान को एक गुड न्यूज़ भी देती है जो कि उसकी प्रेगनेंसी को लेकर होता है, जहाँ पर चान भी सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन बन जाता है एंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हग करने लग जाते हैं। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।